मतलब बड़े बड़े नेता हैं, तो दलितों के लिए क्या काम कर रहे हैं बताइए हमको आप। ये तो आप भी अनुभव कर रहे हैं कि क्या वो दलित के लिए कर सकते हैं, क्या वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी बिहार में वो तो जाति के नाम पर बांटना चाहिए रहे हैं, वो तो जाति के नाम बांटना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं। कहने के लिए कहने से कहा लोग इधर लड़ रहे हैं कि हरिजन को मिल रहा है जब आरक्षण, तो वर्जन को क्यों नहीं। जाति में थोड़ा धनी गरीब है, किसी जाति में बात भी सही है, लेकिन मेरा उसको ये कह रहा है ये आरक्षण, लेकिन कितना को जो मिल रहा है आरक्षण के नाम पर, ये भी आप जान रहे हैं। ये केवल जानते हैं लोगों को गुमराह कर देना, लोगों के भुलावा में रखना, इससे उनका मूल चूल परिवर्तन होने नहीं रहा है किसी जाति धर्म के। मतलब आरक्षण एक लॉलीपॉप है, बस उनका मतलब टिकट भी देना है तो जाति के आधार पे, नौकरी देना है जाति के आधार पे, कोई भी काम करना हो जाति के आधार पे हो रहा है। मतलब कानून में ही चल रहा है सब कुछ। अब अभी जैसे नौकरी आप बिना जाति के आधार पे आप आरक्षण नहीं ले सकते, आपको जाति का सर्टिफिकेट दिखाइए। जाति के नाम पे ही तो कह रहे हैं कि बांटो, जाति के नाम पे। अगर यादव की संख्या ज्यादा है तो यादव को ज्यादा दो, उसके नीचे जिसके जो संख्या है उसको ज्यादा दो, मतलब संख्या के हिसाब से करके संख्या के हिसाब से बांट दो। इसलिए इस संविधान ही जो है ये अधिसंख्य लोगों के हित में नहीं है, संविधान ही नहीं। वो जो बदलना कर रहे हैं किसके लिए। तो जब सरकारी से बेहतर प्राइवेट काम कर रहा है तो हम सरकारी की तरफ से प्राइवेट की ओर क्यों ना जाए। ये सरकारी तंत्र में नौकरी मिल गया, अब सरकारी तंत्र में नौकरी मिलने के बाद क्या क्या हो गया, वो बाबू बन के बैठ गए। हाँ। अब बाबू बन के बैठ गए तो उसमें एक सरकार के ऊपर जो बैठे हैं उनका क्या दोष। आप एसबीआई में चले जाइए, एसबीआई के कैशियर हो चाहे मैनेजर हो, आपको लगेंगे कि आप जानवर हैं, आपका पैसा यहाँ नहीं है। हाँ। उनका पैसा है। हाँ। ऐसा वो फील करा देंगे। ले लिया जाता है कि जनता के मन के आधार पर वोट लिया जाता है, तो जनता अपने मन के आधार पर वोट भी तो नहीं देती है, तो उसको केकरा बनाने का जिम्मा है। अब जनता का क्या है, जनता को पता है कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल का व्यवस्था नहीं है, मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, हमारे इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, हमारी सड़क का व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, लेकिन वोट कहाँ जाके देंगे, फल्ला जाति के हमारा कैंडिडेट है, हम उसी को देंगे। हमारे देश के जो या प्रदेश के जो नेता हैं उनके बारे में आपका क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने जो नीतीश कुमार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। अब विपक्ष के हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो विपक्ष तो यही है, युवा चेहरा है और दलित चेहरा है चिराग पासवान, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। नहीं मिलेगा बिहार के लोगों का भविष्य। हाँ, बिहार के किस नेता में आप देखते रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव में चाहे जो भी आप नाम धर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि बिहार का आखिर किसी न किसी को तो चुनना है। वो तो चुनेंगे जाएंगे। अगर तो चुनना है तो इनमें से आपको कौन लगता है, कौन सा नेता है बिहार का जो बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। देखिए, अगर वो मुद्दा से हटा करके जात पर ले जाओ, धर्म पर, इसी कखन यो मुख्य मुद्दा पर कौन आ रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी होवे या नीतीश कुमार हो, कभी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम ही जाति को कर देंगे, हम ही जाति। अरे मैंने गोरे लोग चले गए, आइए काले, उनका सिस्टम रह गया। अपना सिस्टम आज तक भारत में बना नहीं कि हमारा भारत कैसे आगे चलेगा। हाँ। वो हम पुराने सिस्टम, अंग्रेजों के सिस्टम से ही चलते जा रहा है। इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं राम बच्चन और आप देख रहे हैं बच्चन बिहार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम आए हैं अपने क्षेत्र का मतलब थोड़ा सा मैं आपको परिचय बता देता हूं कि मैं बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर ब्लॉक के एक अंकोड़ा पंचायत के एक छोटे से गांव में हूं। गांव का नाम मारड़ है और इस गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, राजनीतिक कार्यकर्ता कहिए या फिर समाज के बड़े बुजुर्ग कहिए, मैं उनसे मिलवाने वाला हूँ आपको, जो काफ़ी अनुभव रखते हैं और एक विचार उनका ऐसा है जो समाज के लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए आपको मिलाते हैं उन शख्स से जो आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ चिंगी पासवान जी। घर के परिचय तो आप दिए कि मारड़ बस्ती में है जी। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ ACUCI पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की पार्टी के मैं एक छोटा कार्य करता हूँ। अच्छा। थोड़ा सा आप राजनीति के बारे में हमको बता रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। राजनीति विज्ञान है,
और राजनीति दुनिया भर में सिर्फ राजनीति मनुष्य का समाज में चलती है। अच्छा। और राजनीति दो तरह की है, इसलिए कि दुनिया भर में ये प्रमाणित बात हो गई है कि समाज वर्ग में विभाजित है। दो वर्ग में समाज बटा हुआ है, शोषित शोषक या मालिक मजदूर में। अच्छा। समाज बटा हुआ है। अच्छा। और राजनीति का माने ही रहता है कि वो जो दो वर्ग में बटा हुआ है, तो एक वर्ग को वंचित करने के लिए, माने वंचित उसको आर्थिक शोषण होता है। इसी के लिए राज सत्ता जो है, राज सत्ता एक औजार है। माने औजार कहने का मतलब है कि जैसे बिना औजार के किसी काम नहीं किया जा सकता। वंचित अगर करना है एक वर्ग के लिए तो वो है ताकत। अभी वर्तमान में जो आप जहाँ जिस समाज में है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना और विधायिका ये चुने जाते हैं, लेकिन पुलिस मिलिट्री नहीं चुने जाते हैं, जज कलेक्टर चुने नहीं जाते, वो बहाल हो जाते हैं, वो परमानेंट रहते हैं। अच्छा। इन्हीं के दम पर कानून ये बनाते हैं और लागू किया जाता है इनके दम पर। ये अगर नहीं मानेंगे तो लाठी के दम पर भी आपको मनवा देंगे। यही राज सत्ता का यही चरित्र है, माने दमनकारी चरित्र होता है। दमनकारी चरित्र होता है। ये तो लेकिन ये तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेज के जमाने में। तो अंग्रेज के मैंने देखने में लग रहा कि अंग्रेज चला गया, अंग्रेज तो गया है, लेकिन उसका जितना भी जो माने तरीका था, जो सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, वही सिस्टम है। वही सिस्टम चल रहा है। मैंने गोरे लोग चले गए, आइए काले, उनका सिस्टम रह गया। अपना सिस्टम आज तक भारत में बना नहीं कि हमारा भारत कैसे आगे चलेगा। हाँ। वो हम पुराने सिस्टम, अंग्रेजों के सिस्टम से ही चलते जा रहा है। इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मतलब आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। हाँ। तो आप कैसे इसमें बदलाव होगा? हाँ, बदलाव के लिए है कि तब यहाँ उस समय भी देश की आज़ादी के समय जो धारा चल रहा था, उसमें दो धारा, एक नरम दल, एक गरम दल। अच्छा। गरम दल के थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। इनका राजनीति को समझना पड़ेगा। इस राजनीति के आधार पर ही जब तक लोग संगठित नहीं होंगे, गोलबंद नहीं होंगे। अच्छा। और इस राजनीति को लेकर के अगर मैंने इसमें है, देख लीजिए, उच्च नीति, नैतिकता, चरित्र भी इसमें काम करता है। अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि राजनीति बहुत उन्नत हृदय वृत्ति वाले करते हैं। अच्छा। केवल राजनीति आंख में धूल झोंकना काम नहीं है। लेकिन आज के राजनीति में तो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, कई तरह के आपराधिक तत्व के लोग हैं। हाँ। तो राजनीति तो उस ओर चला गया है। तो उस ओर से इस ओर आएगा कैसे, जो आप सोच रहे हैं? हाँ। तो इसमें बदलाव होगा कैसे? लेकिन बदलाव जैसे आपका अब जैसे आप बोल रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, जैसे सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, तो सिस्टम में बदलाव करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा जी। अब कानून में बदलाव करना हो तो अगर कानून की बात निकाला जाए तो विपक्ष कहने लगेगा कि तो संविधान में बदलने वाले हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा फिर? और जैसे सरकार अगर चाहती है कि नहीं बदलाव हो, तो विपक्ष वाले खड़ा कर देते हैं मुद्दा कि नहीं, यहाँ तो संविधान बदलने की बात चल रही है, संविधान बदल दिया जाएगा। अगर संविधान ये जो नैरेटिव चलता है, इस नैरेटिव को फिर कैसे रोका जाएगा और आपके हिसाब से कैसे सिस्टम बदलेगा, ये बताइए। जैसे जिनको आप विपक्ष कह रहे हैं जी, तो जो विपक्ष हैं वास्तव में वो विपक्ष नहीं है। वो सिर्फ सत्ता को लेकर के विपक्ष में है। वो सत्ता में जब जाएंगे तो वही बात कहेंगे। जब अभी जो सत्ता में है ये विपक्ष हो जाएंगे। मतलब विपक्ष को सिर्फ सत्ता के लिए सिर्फ मुद्दा उठाना है, मुद्दा उठाना है। जो मूलचूल सुधार होना है वो नहीं करना, वो नहीं करेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप विपक्ष कह रहे हैं तो विपक्ष दो ही है। जैसे वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, वर्तमान में जो राज सत्ता कायम है, ये है राज सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथों में। अच्छा। तो ये राज सत्ता को चेंज करने के लिए जब तक सर्वहारा वर्ग की राजनीति, वो उसका माने ही है कि तब भगत सिंह की सपना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सपना उनका था कि भारतवर्ष में समाजवाद स्थापित हो। समाजवाद और समाजवाद उस समय, जिस समय देश में आजादी हुई थी, उसके पहले समाजवाद का तो आज भी नारा खूब लगता है, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी। और समाजवाद के नाम पर कितनी पार्टियां भी चल रही हैं। है। लेकिन जो समाजवाद आप लाना चाह रहे हैं वो क्या है और कैसे
आएगा, ये हाँ। बताइए। समाजवाद और पूंजीवाद, पहले इसको अंतर थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, समझाइए। पूंजीवाद में रहता है कि मुनाफा का लक्ष्य रह करके उत्पादन किया जाता है। हाँ, माने वो मलिकाना चला जाता है, एक माने कुछ खास लोगों के बीच समूह मिल करके उत्पादन करते हैं, लेकिन वो जो सामान पैदा होता है उस खास लोगों को मलिकाना हाथ में चला जाता है। हाँ, और जिसको समाजवाद कहते हैं, समाजवाद में होता है कि सामूहिक उत्पादन होता है और मलिकाना भी सामूहिक हो जाता है, वो किसी का व्यक्तिगत पूंजी रखने का अधिकार नहीं रहता है। ये है समाजवाद में। हाँ, ये रसिया में हुआ था 1917 में। हाँ, आपके यहाँ आजादी मिली है 1947 में, 47 में। और 1917 में वहाँ समाजवाद आ गया है। और यही भगत सिंह का कहना था, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, कि हमको चाहिए रसिया की तरह आज़ादी। हाँ, इसीलिए यहाँ के जो प्रभावकारी लोग थे चाह तो रहे थे कि अंग्रेज जाए, हाँ, लेकिन अंग्रेज जाए, अंग्रेज शाही ना जाए, हाँ, अंग्रेज का सिस्टम ना जाए। ना जाए। हाँ, तो इसी में भगत सिंह के साथ भी जो हुआ है, हाँ, आप लोग सब जानते हैं कि न तो आज़ादी के पहले और न आज़ादी के बाद हाँ, ऐसा कबो नहीं हुआ है जो भगत सिंह के साथ हुआ है। उनको फांसी देनी है 24 तारीख को, फांसी का डेट है 24 तारीख को। हाँ, फांसी दी जाती है और उनका जो डेथ बॉडी है वो दे देता है उनका परिजनों को, जो भी उनका परिवार है। हाँ। लेकिन भगत सिंह को दे दिया है 23 को। मतलब आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को फांसी देना था, वो 23 तारीख को हो गया। 23 तारीख को हो गया है। 23 में तो कुछ ने दाल में काला था। हाँ, इसीलिए हो गया था हाँ, कि अगर 24 तारीख के तो कराची में होने वाली थी एक मीटिंग, हाँ, और वो मीटिंग में भगत सिंह के जो साथी लोग थे, हाँ, वहाँ प्रयास हो रहा था कि नहीं, भगत को छोड़ाया जाए। हाँ, इसीलिए हुआ कि अगर फांसी जब दे ही देना है, और आपके यहाँ के अगर जो उस समय जो नेता थे गांधी जी, अगर वो भी चाहते कि भगत सिंह को बचा लिया जाए, तो ये रिजल्ट नहीं आता जो आया। हाँ, वो भी चाहे कि भगत को, क्यों कि यहाँ का लोग ही जान रहे थे कि यहाँ भारत में ये दूसरा लेनिन पैदा हो गया है, भगत सिंह। भगत सिंह। अच्छा। इसलिए इसको कली के रूप में है, अगर अभी नहीं मार देते हैं हाँ, तो रसिया में जिस तरह से समाजवाद अगर भारत में आ गया, हाँ, तो जितना भी पूंजीपति थे सब हिल रहे थे कि तब ये हम लोग को उखाड़ फेंक देगा। हाँ, ये था उस समय का समझ। समझ। इसीलिए भगत सिंह को देख लीजिए कि एक दिन पहले फांसी दे दिया गया है। फांसी देने का बाद उनका बॉडी को काट करके जलाने का प्रयास किया गया है। ये भगत मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इतिहास से आप भी लेंगे कि मैं कह रहा हूँ या इतिहास से बात प्रमाणित है। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि अभी का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जी अपने देश में या प्रदेश में, जी। उसमें आप पूंजीवाद को कैसे हटाएंगे और समाजवाद को कैसे लाएंगे? हाँ, जैसे अभी पूंजीवाद को आपको हटाने के लिए हाँ, जो इसमें कार्यकर्ता होंगे, माने हमारी पार्टी में जो है, हाँ, वो पूरी तरह से माने पूंजी से रहित, माने व्यक्तिगत पूंजी का मानसिकता भी उनको अंदर, इससे भी दूर होना पड़ता है उनको। देखिए, पार्टी सिर्फ एक पार्टी समाज में बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि आपकी जो पार्टी है उसका अगर इतिहास खंगाला जाए तो समझिए कि एक तरह से बिल्कुल भारत की राजनीति में 1% उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है या भागीदारी है, 1%। तो जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक आप अपने हिसाब से बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन आप अपने विचारों को अगर समाज में लेके जाते हैं, अगर समाज के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो समाज में जो बदलाव आप लाना चाहते हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस समाज में बदलाव कैसे आएगा, इस पे आप मतलब कैसे लोगों से संपर्क करेंगे, कैसे लोगों को संदेश देंगे, कैसे बताएंगे कि नहीं ये चीज़ उचित है, कैसे बताएंगे लोगों को? देखिए, आपका सवाल है कि जब तक कि आप सरकार में नहीं जाएंगे, हाँ, फिर से हाँ थोड़ा सा आपसे मेरा नहीं है कि सरकारें और राज सत्ता दोनों दो चीज़ है। हाँ, सरकार में जाएंगे आप, लेकिन सरकार में जा कर के जब ही आप अगर इस वर्ग को काम करना चाहेंगे तो जुड़ी हुई सवाल है राज सत्ता से। हाँ, इसलिए कभी भी सरकार में जा कर के आप चाहें कि इनका जन कल्याण कर दें, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। हाँ, पहले ही समझ लेना होगा।
कि सरकार जो है, सरकार जो बदल करके जाती है तो सरकार बनाती है सिस्टम। तो सिस्टम जिसको संविधान को आप करें, एक बात और जान लीजिए, हाँ, इस संविधान 1947 के बाद में निर्माण हुआ, हाँ। 1950 में लागू हुआ है। लागू हुआ है। उसके पहले तो संविधान नहीं था। यही था ना ये नहीं उसमें? नहीं हाँ। वो समय तो राजा के युग में था, जब यहाँ आया है यहाँ, हाँ। तो राजतंत्र में थोड़ी ही संविधान था। अच्छा। वो मनुबात से चलता था, मनुबात था उस समय, वो जान लीजिए। हाँ। इसलिए संविधान बना 1947 के बाद 1950 में लागू हुआ। और यह भी जान लीजिए कि जब इस संविधान में ही अधिकार मिला कि पूंजी रखने का, हाँ। बंधु देख लीजिए आपका चाहे उम्र जो ही हो, लेकिन इसमें सब नहीं। तो जिस समय यहाँ राजतंत्र था, राजा के युग में हाँ। जो बनिहार था उसके पास जमीन थी रहने के लिए? नहीं था। नहीं, हाँ। वो तो उनको प्रजा था वो। हाँ। तो ये बताइए कि जब ये जनतंत्र आया, राजतंत्र को खत्म करके जनतंत्र आया, हालांकि दुनिया में आया था वो प्रगतिशील था, हाँ। लेकिन नाराज झंडा में रह गया, जो धरातल पर नहीं आने दिया। लेकिन आपके यहाँ तो आया है बहुत दिन के बाद। हाँ। तो यहाँ जब आया तो जब इसमें संविधान में हुआ कि मने पूंजी रखने का और पूंजी बढ़ाने का अधिकार रहेगा संविधान में, तो जो बनिहार था, जो पहले से वंचित था, वो तो संविधान से ही वंचित रह गया। हाँ। आज जो संविधान दिखा रहे हैं, संविधान से अधिसंख्य लोग वंचित हैं। हाँ। और देखिए कि जिनका फलने फूलने का अवसर मिला, देखिए कि कहां से कहां चले गए। और किसान जो थे वो टूट टूट के भूमिहीन हो गए। एक समय किसान जो जमींदार थे उनके ही मौका मिला, छोटे छोटे किसान तो सब चले गए, और जो भूमिहीन वास्तव में थे वो तो सड़क पे चले गए। इसलिए इस संविधान ही जो है ये अधिसंख्य लोगों के हित में नहीं है। संविधान ही नहीं, वो जो बदलना कर रहे हैं किसके लिए? वो जो कह रहे हैं कि संविधान बदल रहे हैं, वो संविधान नहीं बदल रहे हैं। वो संविधान में कुछ अगर इनको हक मिला भी था, कुछ उसमें भी संशोधन करके वो भी देने चाह रहे हैं, ये पूंजीपति वर्ग के लिए यही संशोधन हो रहा है। मतलब आप कुल मिला के चाहते हैं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए? ये संविधान में बदलाव, ये संविधान में बदलाव सिर्फ नहीं, जब उस समाजवाद आ जाएगा तो वो संविधान ही दूसरा तरह का हो जाएगा। तो आखिर कुछ तो इसमें जब तक आप या तो सत्ता में नहीं आएंगे या तो फिर समाज के पास नहीं जाएंगे। बदलने का दो ही तरीका है, या तो आप सत्ता में जाइए और सब कुछ बदल दीजिए, या तो आप समाज के बीच जाइए और समाज के लोगों को जगाइए कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हाँ, दो बात करना होगा, या तो सत्ता में जाना होगा या तो समाज के पास जाना होगा। और ज्यादातर काम सत्ता के साथ ही होता है। जब तक सत्ता में नहीं जाएगा तब तक आप अपना पावर के हिसाब से काम नहीं कर सकते, आप चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए। तो आखिर बदलेगा कैसे? बदलेगा, बदलने का है कि जैसे एक पक्ष विपक्ष होता है, जैसे सत्ता में है वो पक्ष में है, और सत्ता के विपक्ष जो रहता है वो विपक्ष कहा जाता है। तो जो सत्ता में है वो कानून बनाते हैं, कानून बना के लागू करते हैं। तो इसको बदलने का, जिसको विपक्ष करते हैं, वो एक रास्ता है मात्र जन आंदोलन का। जब आप जन आंदोलन को खड़ा करेंगे, बताएंगे उनको कि कहाँ से आप वंचित हो रहे हैं और कौन लोग वंचित कर रहे हैं, और आप ही वंचित हो रहे हैं, इनसे लेंगे कैसे, उसका एकमात्र तरीका है वो जन आंदोलन का तरीका है, जन कमेटी का तरीका है। और वो काम हम लोग कोशिश यही करते हैं कि लोगों के इस तरह की राजनीति से उनको जगाना, बताना कि आप किसी को भी भेजिए, लेकिन उनसे काम तब आप करा सकते हैं जबकि आपके साथ माने जन संगठन हो, आपके जन समर्थन हो। चलिए अगर मान के चलिए ठीक है, पूरे देश में नहीं, अगर बिहार में अगर बदलाव लाना हो, बिहार का जो परिस्थिति है, बिहार को हमेशा पिछड़ा 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 कहा जाता है। जी जी। अगर बिहार में अगर बदलाव लाना हो तो अभी की जो सरकार जो काम कर रही है उसको आप कैसे आंकते हैं, और बिहार में अगर उसमें त्रुटि है तो उसको कैसे बदलना होगा, बताइए आप। मान लिया अभी बिहार में जो सरकार चल रही है जी, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मतलब अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार के काम से अगर आप खुश हैं या फिर आप उसमें कुछ त्रुटि निकालते हैं कि या बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? मैंने तो 15 साल से हैं, 17 साल से हो गए। 17 साल, हाँ 17 साल से हो गए। और ये भी सुशासन की सरकार ढूंढा पीट रहे हैं। और इतना दिन से आप देख रहे हैं कि अगर कौन सा ऐसा किसी क्षेत्र में, चाहे वो माने रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या शिक्षा,
कौन सा ऐसा पॉलिसी अभी तक बिहार में भी हाँ। कौन सा ऐसी पॉलिसी लाई है ये सरकार हाँ। जो कि उनका रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो कृषि में काम हो रहा है, हाँ। तो इतना दिन में कुछ ऐसा हुआ है बदलाव कि उनका नौकरी, जब कोरोना काल में कहे थे हाँ। कि अब हमारे बिहार के मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कहे थे, कहे थे, आप हाँ। लोग भी सुने होंगे, हाँ। कहे थे, लेकिन जो कहे क्या धरातल पर वही हुआ। देखिए बिहार में अगर मान लीजिए स्वास्थ्य का व्यवस्था अगर देखा जाए तो आज जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या राय है कि मतलब जो बिहार का सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आप इलाज, गरीब आदमी का इलाज संभव है? हाँ, संभव है। नहीं संभव है। नहीं संभव है, माने जाते हैं लोग, लेकिन उनके साथ है जो बेचारे साधारण है, उन तो उनके पास डॉक्टर ध्यान देते हैं। कोई पैरवी वाला में अगर चले गए तो उनका साथ कुछ रहता है, लेकिन सीधा सीधी बेचारे जो भोले भाले हैं उनको तो अच्छा हो गया होगा, वो बेचारे वंचित रह जाते, ज्यादा अनसना के भाग जाते हैं प्राइवेट में और वहाँ नोचा जाते हैं। शिक्षा के देखिए रहे हैं कि पूरी तरह से है, शिक्षा के पूरी तरह से है कि लोगों को एकदम शिक्षा से वंचित कर देना है, वंचित कर देना है। लेकिन अभी तो बहुत सारा शिक्षक भर्ती हुआ है, कुछ सुधार होने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन आप सुधार देख रहे हैं उससे? मैं तो कोई सुधार नहीं देख रहा हूँ। नहीं, ये तो पॉलिसी है कि अगर कुछ वहाँ स्कूल खुला भी रहे तो वो हमें जाए तो वो पूरी तरह से है कि शिक्षा से वंचित कर देने का। किस लिए कि इतना दिन में शासक वर्ग इस बात को समझ गया है कि क्या कारण है कि अन्याय के खिलाफ में ही तन के खड़ा हो जाता है। उसका अनुभव है, इतिहास से अनुभव है, विज्ञान से अनुभव है। भले ये जो बेचारे वंचित लोग हैं, मासूम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है, उसको है कि इसमें जो चरित्र बल, जो नैतिक बल है ना, यही है सबसे ताकतवर। इसको, इसी को खत्म करो, नैतिक बल को। और नैतिक बल कैसे आता है? वो आता है ज्ञान से। और ज्ञान वहाँ अब पढ़ाई भी दिया जा रहा है कि एक क्षेत्र में वो डिग्री ले ले, लेकिन इंसान ना बने, इंसान बनने की प्रक्रिया ही खत्म होने, मतलब शिक्षा से संस्कार को खत्म कर दिया गया। खत्म। हाँ, वो एक क्षेत्र में डिग्री ले, माने उनका ही रहे कि हम ही हैं, वो है, किस बन जाए वो। लेकिन जैसे आप अगर, क्या हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम पढ़े लिखे नहीं थे? वो भी तो पढ़े लिखे थे, लेकिन वो किस तरह का शिक्षा लिए थे? आज इसीलिए सबसे खतरा है शिक्षा पर कि वह इंसान नहीं बने। इंसान से उसको बहुत डर है, इसीलिए नौजवान को इस तरह से दुर्दशा पैदा कर रहा है। एक तरफ डिग्री देके दौड़ा रहा है नौकरी के लिए, और जितना भी आप सरकारी संस्था, आज देख लीजिए, ये जो लोग इधर लड़ रहे हैं कि हरिजन को मिल रहा है जब आरक्षण, तब बर्जन को क्यों नहीं? जाति में थोड़ा धनी गरीब है, किसी जाति में, बात भी सही है। लेकिन मेरा कहने का है कि जैसे आपको मैं निमंत्रण दिया और आप हमारे हैं, आ भी गए, लेकिन भोजन खत्म है, अब बीजे हम ताबड़तोड़ करा दे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो सरकारी जितना भी संस्था है वो कर रहा है निजी। लेकिन तो सरकारी, अब थोड़ा सा देखिए, सरकारी और निजी में जब बात कर रहे हैं, अगर आप अभी सरकार के हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको इलाज कराना संभव नहीं है। लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको पैसा तो लगेगा लेकिन इलाज संभव है वहाँ। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इसके बात का गारंटी नहीं है सरकारी स्कूल में, लेकिन प्राइवेट में पैसा तो लगेगा लेकिन आपका बच्चा पढ़ेगा इस बात का गारंटी है। आप सरकारी बैंक में चले जाइए, आपको तमीज से बात नहीं किया जाता है, लेकिन आप वही प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आपको तमीज से बात भी करेगा, आपके समस्या का समाधान भी करेगा। तो जब सरकारी से बेहतर प्राइवेट काम कर रहा है तो हम सरकारी की तरफ से प्राइवेट की ओर क्यों ना जाए? ये तो इस सिस्टम ऐसा किया, लेकिन इस सरकारी जो एक समय किया गया था, कितना सोच करके, कितना संघर्ष के दम पर आया था कि सरकारी का माने है सबों का इंतजाम करने का, सरकारी का माने है। लेकिन सरकार के तंत्र में जो बैठे लोग हैं, जैसे आप मान के चलिए, अभी हमारे पास जियो और एयरटेल चल रहा है, दोनों प्राइवेट संस्था है, और एक हमारी तरफ है बीएसएनएल का जो सर्विस है, उस सर्विस को लेकर के कोई बीएसएनएल का सिम नहीं लेना चाहता, यानी सरकार का सर्विस कोई नहीं लेना चाहता। तो सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो तंत्र में बैठे लोग हैं,
वो आखिर वहां जाकर क्या कर रहे हैं, निकम्मा हो जा रहे हैं। तो हम सरकार की चाह रही है कि ये प्राइवेट में ही अच्छे से काम करते हैं, सरकार के तंत्र में आने के बाद ये निकम्मे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि सरकार तंत्र को ही कम करो। हाँ, वो यही करना चाह रहा है हाँ। कि सरकारी के तरफ से लोगों को पहले उदास करे, ढीला ढाला करके। हाँ। जैसे हम क्यों कर रहे हैं कि वहां जा रहा है तो ड्यूटी भी कर रहा है, हाँ। और हमको भी काम जल्दी हो जा रहा है, यहाँ रहा है तो ड्यूटी नहीं कर रहा है। हाँ। तो ये उदासीन करना कि तो सर देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि जो लोग सरकारी तंत्र में जा रहे हैं उनका क्या विचार बनता है। अगर मान लीजिए हम आपको या आपके बच्चे को सरकारी में नौकरी मिल गया, सरकारी तंत्र में नौकरी मिल गया, अब सरकारी तंत्र में नौकरी मिलने के बाद क्या क्या होगा, वो बाबू बन के बैठ गए। हाँ। अब बाबू बन के बैठ गए तो उसमें एक सरकार के ऊपर जो बैठे हैं उनका क्या दोष। आप चोरी छुपे जब सरकार के लोग आ रहे हैं वहां से आपको देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नहीं काम अच्छा चल रहा था, आप तन मन से खड़ा हो जा रहे हैं, और जैसे यहाँ से सरकार के लोग निकल रहे हैं वैसे आप एकदम बाबू बन के बैठ जा रहे हैं। तो सरकार को समझ में आ रहा है कि हम कब तक इनकी चौकीदारी करेंगे, इससे अच्छा कि इनको प्राइवेट में डालो और यही तब ढंग से काम करेंगे। तो सरकार का तो मजबूरी है कि सरकारी से प्राइवेट की ओर जाना। ना सरकार की मजबूरी नहीं है। ना सरकार की मजबूरी नहीं है। जिनको आप प्राइवेट कह रहे हैं वो पूरी तरह से गिद्ध की तरह निगाह लगा रहे हैं कि कैसे जितना भी सिस्टम है उसको हमारे ही जी में चले आवे, और उसी के लिए सरकार भी चुनी जाती है। सरकार भी उन्हीं के लिए चुनी जाती है। तो इसलिए पहले एक बैक अगर दे दे तो हो हाला होने लगेगा, इसलिए पहले उदास करने का प्रयास करते हैं। उदास देखिए कहने का मतलब क्या है, अब आप ही अभी हम क्या बोले कि आप अगर बैंक सरकारी, आप एसबीआई में चले जाइए, एसबीआई के कैशियर हो चाहे मैनेजर हो, आपको लगेंगे कि आप जानवर हैं, आपका पैसा यहाँ नहीं है, उनका पैसा है, ऐसा वो फील करा देंगे आपको। तो अब वही आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, आपको लोन लेना हो ना, तो लोन को भी आपको अगर सरकारी बैंक में लोन लेना हो तो आपको कम से कम 50 दिन आपको कागज को लेकर के दौड़ाएंगे, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, वो कागज चाहिए। और आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, जिस दिन गए उस दिन भाई आपको लोन दे सकते हो। तो हम प्राइवेट की ओर क्यों ना जाए फिर, या हम भी चाहते हैं, या अभी हॉस्पिटल अगर हम बीमार पड़ जाए तो सब सरकारी को बाद में और प्राइवेट को पहले हम देते हैं, प्रेफर करते हैं। आखिर ऐसा सिस्टम कैसे हो गया है? सिस्टम वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सिस्टम जो आज जो स्थिति है इसी तरह का नहीं था। एक समय ऐसा ही नहीं था। एक समय में कुछ ध्यान दिया जाता था, लोग का अच्छा व्यवस्था रहता था। जैसे अभी हम शिक्षे के बारे में कहें, बहुत ऐसे लोग हैं ना कि आप देखेंगे कि उस समय ट्यूशन नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो उतना स्तर उनको जो बना तो ट्यूशन नहीं करने जाते थे, प्राइवेट नहीं जाते थे, यही में मिल जाता था। ऐसा टीचर भी उस समय मिलते थे उनको। वही बात बोल रहे हैं कि वैसा टीचर जो आप बोले हैं कि एक टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है जी, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, न कि वहाँ बतौलेबाजी कर रहा है। आज के शिक्षक क्या करते हैं, गए ड्यूटी के टाइम से जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं और उसके बाद कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं बच्चे को पढ़ा। अब जो जिम्मेदारी अगर वो भूल गए हैं तो जिम्मेदारी जनता भूली है। ये सरकारी नौकर पहले है, बाद में है, पहले वो एक जनता है, देश की जनता है जी। और देश की जनता ही अगर अपनी जिम्मेदारी भूलती जा रही है तो सरकार क्या करे इसमें? यही तो कह कि अगर इस तरह की उनके मन में जो बातें आ रही है, चिंतन आ रही है, वो भी जो माने कमा रहे हैं उनका भी परिवार है, वो चाहते हैं कि हमारे परिवार का जीवन स्तर अच्छा हो। लेकिन ये जो सोच रहे हैं इसी तरह का सोच चारों तरफ हो जाए तो उनको बेहतर जीवन कैसे हो जाएगा जिसके लिए सपना सवार रहे। इसी तरह के समाज में जाएंगे तो इसी तरह के लापरवाह तो मिलेगा। जब ये हो जाएंगे, जब पढ़ने इनका बच्चा ये जब पढ़ा रहे हैं वैसा सोच रहे हैं, ये जहाँ भी का जिस संस्थान पर तो इनकर जब बच्चा जाएगा तो ये भी तो उनका भुगतान बनेगा, उसी तरह से लापरवाह मिलेगा वो। लेकिन उनके बच्चे अब सरकार में है या जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चे को कहाँ सरकारी में पढ़ाते हैं? मन सरकारी में वो ना पढ़ाएं लेकिन वो पढ़ाएं प्राइवेट में। तो प्राइवेट में तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ वो डिग्री ले लेंगे लेकिन प्राइवेट में का इंसान बनने का शिक्षा मिल रहा है, ऐसा है। ठीक है, शिक्षा में संस्कार तो मतलब घटता जा रहा है, इस बात को हम भी समझ रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम में जो लोग बैठे लोग हैं जब वो नहीं सुधरेंगे, सरकार क्या करेगी? वैकेंसी निकालेगी। मान लीजिए हमें यहाँ इस क्षेत्र में 50 टीचर की आवश्यकता है, 50 टीचर का वैकेंसी निकाल दिया और 50 टीचर भर भी गए स्कूल में, और अगर वो ना पढ़ाएं तो उसमें सुधार फिर कैसे होगा? शिक्षा में सुधार कैसे आएगा? संस्कार कैसे आएगा? फिर
शिक्षा में सुधार कई है कि शिक्षा जो मिले, एक बात जान लीजिए, हाँ, शिक्षा के था कि शिक्षा जनवादी हो, हाँ, शिक्षा वैज्ञानिक हो, हाँ, शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो। हाँ, ये तय हुआ है, हाँ, ये तय हुआ है कि शिक्षा सबों के लिए इंजाम हो। हाँ, एक समय गुरु गिर ही जाते थे पढ़ने, हाँ, लेकिन ये जनतंत्र आने का बाद ही हुआ कि सबों का शिक्षा लेने का अधिकार है, जो भी प्रकृति में है हाँ, उनका सबों का है। तो तब यह स्थापित हुआ। आज अगर ये वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है या शिक्षा उसको कुछ धर्म में जोड़ करके हाँ, या अवैज्ञानिक शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब चलबाजी हो रहा है कि लोगों ने अभी भी अंधविश्वास में, अंधकार में पड़े हुए रहे, डिग्री वो ले ले। हाँ, इसलिए मेरा कहना है कि वो अगर ये देखे कि नहीं शिक्षा जनवादी का क्या माने होता है, शिक्षा वैज्ञानिक क्या है, और शिक्षा जनतंत्र में किस तरह का शिक्षा होना चाहिए, ये उनका समझ पैदा करने के लिए, इसी के लिए मैं कहता हूँ कि ये समझ पैदा करने वाले लोग ये जब पूरी तरह से लोगों के बीच जा करके हर जगह, इसीलिए के लिए कहते हैं कि एकमात्र रास्ता है जन कमेटी का, कि इस विचार के आधार पर, इतिहास के आधार माने, विज्ञान के आधार माने, इसके आधार पर वो चिंतन विचार करे कि तब शिक्षा किस तरह से होना चाहिए। और तब इस सरकार के, अगर सरकार में चाहे जो भी हो, इस तरह से जब वो संगठन होगा और तब जब सरकार के लोग क्यों चाहेंगे? सरकार के लोग तो चाहेंगे कि गरीब पढ़े ना पढ़े हमारी झोली भरते रहे। गरीब अगर गरीब रहेगा तो हमारे यहाँ मजदूरी करने आएगा, तो वो क्यों चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे। लेकिन वंचित होता क्या है, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन अब देखिए बात यहाँ हो जाता है कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम उन्हें वोट क्यों दें? हम वोट क्यों देते हैं? जैसे अभी हम क्या होता है कि बिहार में कई तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं। चलिए अभी बिहार का चुनाव भी आने वाला है, और बिहार के चुनाव में अगर मान लीजिए हमको शिक्षा में बदलाव लाना है, और हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चा जो है शिक्षा में नहीं पूरे सिस्टम में अगर बदलाव लाना है, मान के लिए सरकारी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रही है, शिक्षा है ना, सरकारी स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा है, सड़क का व्यवस्था देख रहे हैं, सुरक्षा का व्यवस्था देख रहे हैं, सब कुछ एक तरह से मतलब सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम सरकार अभी आ रही है, मतलब चुनाव आ रहा है, तो उसमें कैसे बदलाव करेंगे, हम क्या सोच के बदलाव करेंगे, और किस पार्टी अभी अभी मतलब जो मान के चलिए हम किस पार्टी को ऐसा सपोर्ट करें कि वो पार्टी हमको मतलब इसमें बदलाव लाने का प्रयास कर सकता है? किस पार्टी को हमको सपोर्ट करना चाहिए? देख लीजिए, फिर आप वहां रहे। मैं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी के बने सरकार, अच्छा, सरकार तो बनेगी ही, और केवल वोट देने से ही सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है, भी बात नहीं है। ये भी रहता है जिसको उसमें सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, जनता का वोट देने का अधिकार है, लेकिन सर्टिफिकेट देने का अधिकार जनता के नहीं है। सर्टिफिकेट जो मिलता है आप जानते हैं, वहां भी सब उछलता है कि किसको तब रखा जाए, तो वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन सरकार चाहे जिसका मतलब नहीं समझ में आया हमको। जैसे मान लिए कि मुखिया के चुनाव होता है हमारे पंचायत में, तो इनका सर्टिफिकेट कहाँ से, जिला से बनता है। तो वोट के आधार पर बनता होगा ना? वोट के आधार, गिनती के आधार पर भी वहाँ होता है, तो वो भी होता है कि वोट से चाहे जिनका भी हो, लेकिन जिनका सर्टिफिकेट देने का वो जनता नहीं ना देती है, वो कोर्ट में वहाँ ना बनता है, जिला में ना। मतलब आप इशारा करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी घपलेबाजी होता है? घपलेबाजी होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे सब लोग तो रहते हैं ना। जैसे ईवीएम बॉक्स खुलता है और ईवीएम की जब गिनती होती है, वोट की जब गिनती होता है, वहाँ सब लोग रहते हैं, तब वहाँ घपलेबाजी की आप मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे भी मतलब ईवीएम पर सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं? ना, ईवीएम हो या मोहर वाला हो, उससे नहीं है। ईवीएम में भी होता है और मोहर से भी होता है। उसमें वो इसलिए हो जाता है कि देख लीजिए, जो सत्ता में रहता है ना, सब उसके हाथ में रहता है सत्ता। लेकिन सत्ता में भी तो भाई कुछ ना कुछ तो पारदर्शिता है ना। यह पारदर्शिता का तो काम नहीं हो रहा है। पूरी तरह से अगर घेराव बंद हो जाएगा, जब उसको लगेगा कि नहीं अब हम नहीं इसमें कर सकते हैं, तब निश्चित रूप तो वहाँ भी देख लीजिए, अगर वहाँ भी है कि अगर जनता एक्टिव है और जान रही है जनता की नहीं ये चुनाव में यही आ रहे हैं, इनके साथ गलत किया जा रहा है, तो अगर जनता भी वहाँ के चढ़ाव कर दे कि नहीं ये गलत हुआ है,
तो कहीं भी जीत हुई है तो जनता की जनती से। देखिए, जनता के कोई एक प्रक्रिया के साथ तो जा रही है ना। ईवीएम है, लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, वोटिंग करने के बाद लोगों के सामने ही उसका गिनती भी हो रहा है, और गिनती के बाद में सर्टिफिकेट मिलता है। मान लीजिए अभी गिनती हो गया कि आप जीत गए, सर्टिफिकेट हमारा तो नहीं बना के मिल जाएगा। जब गिनती में आप निकल गए तो सर्टिफिकेट तो हमारा नहीं बना के मिल जाएगा, वो तो सबके सामने है। हाँ, जब फिर उसमें कैसे गड़बड़ हो सकता है? अच्छा, तो ये आप देखे, यही भी सुने होंगे कि बाक्सा पहला ही से जो वहाँ चल जाता है, ये कैसे हो जाता है? तब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो आप देखिए, वोटिंग प्रोसेस जो है ना, आप कहने का मतलब क्या है, सब जिस दिन वोट शुरू होता है उस दिन ईवीएम लाया जाता है। जितने भी वहाँ पे मतदान केंद्र पे हर पार्टी के जो लोग होते हैं उनके सामने उसको खोला जाता है, उनके सामने उसको चेक भी किया जाता है, और चेक करने के बाद तब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होता है। वो लोग वोट देते हैं और सबके सामने उसको सील भी किया जाता है। जी जी। और सील करने के बाद उस वोटिंग बॉक्स को उठा करके डीएम हाउस पहुंचाया जाता है, और वो भी सीसीटीवी के निगरानी के साथ जाता है। और जिस गाड़ी के पे जाता है उसमें जीपीएस भी लगा रहता है, और वहाँ जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के निगरानी भी होता है। और उसके बाद जब जिस दिन वोटिंग मतलब गिनती चालू होता है उस दिन भी वहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और हर किसी के सामने ही उस सील बॉक्स को खोला जाता है। अब खोलने के बाद उसकी गिनती होती है, और गिनती के बाद अनाउंस किया जाता है कि फलना व्यक्ति जीत गए। तो इसमें धांधली के तो मतलब कहीं, चलिए मान ले तो हो सकता है कि अगर 100 में एक जगह अगर गड़बड़ हो भी जाए, 100 में एक जगह गड़बड़ हो जाए, तो 100 में एक गड़बड़, एक तरफ 100 लोग हैं, एक तरफ एक लोग है, तो उससे क्या बनना बिगड़ना है? मान लीजिए अभी 100 लोगों का चुना हुआ है, 100 में क्या होता है कि हमको 51 सीट लाना होगा, 50 51। अगर 51 लोग एक साइड में है और 49 लोग एक साइड में है, तो काम तो 51 लोग ही करेंगे ना। तो इसमें उससे भी हमको नहीं लगता कि ईवीएम अच्छा, के ठीक, आपको लगा कि नहीं। हालांकि आप भी जान रहे हैं, बहुत होता है, ठीक बात है। लेकिन ये जो है वोट भी देने और लेने का बात, तो वोट में भी वोट किस तरह से ले लिया जाता है? क्या जनता के मन के आधार पर वोट लिया जाता है? तो जनता अपने मन के आधार पर वोट भी तो नहीं देती है, तो उसको केकरा बनाने का जिम्मा है। अब जनता का क्या है, जनता को पता है कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल का व्यवस्था नहीं है, मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, मेरे हमारे इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, हमारी सड़क का व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। लेकिन वोट कहाँ जाकर देंगे? फल्ला जाति के हमारा कैंडिडेट है, हम उसी को देंगे। फल्ला आदमी हमारा आदमी है, अरे फल्ला आदमी क्या बोलते हैं, जिससे मान लीजिए अभी हमारे क्षेत्र में कोई विधायक है, अब विधायक से हम परिचित नहीं है, लेकिन विधायक जी बहुत अच्छे हैं, कानू सुनी खबर है, विधायक अच्छे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन आपने विधायक जी के बारे में कुछ जाना समझा नहीं, और विधायक जी को, चाहे विधायक अपराधी हो चाहे विधायक जी जैसे भी हो, हम जाके उनको वोट दे देते हैं। हम अपने बारे में सोचते कहाँ है कि हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन हम वोट देने चले जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी तो है ना। जैसे मान लीजिए पूरे बिहार में लगभग 241-43 सीट है, ठीक। पूरे बिहार की जनसंख्या कितना है? 14 करोड़। 14 करोड़ लोग में हमें चुनना कितना है? खूब से 250 लोग। पूरे 14 करोड़ में हम 250 लोग नहीं चुन पाते हैं। अपने आसपास में मतलब समझ लीजिए कि पूरे बिहार भर में अगर जितने भी विधायक हैं उनमें से 80% लोगों के पर आपराधिक मामला दर्ज है। मतलब 14 करोड़ में भी हम क्या करते हैं, मतलब 250 लोग को भी चुनना है तो उसमें भी क्या 80% हम अपराधी को चुन लेते हैं। तो हमारा विकास कैसे होगा? हम अपने आसपास के जो समस्याएं हैं उसको न सोच करके हम विधायक जी को केवल वोट देते हैं। क्यों? कि विधायक जी को जिताना है। हम अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना है, इसलिए हम वोट नहीं करते। तो वो तो भाई जीतेंगे ही। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि आपके यहाँ आज़ादी के इतना दिन के बाद 75-76 वर्ष हो गया। 75-76 वर्ष में जो आदमी जन्म लेता है वो बुढ़ा जाता है। अच्छा। लेकिन नागरिक बनाना और वोटर बनाना ये दो चीज है। ये इतना दिन में उनका नागरिक बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। अगर नागरिक वो बनते तब वो सवाल खड़ा करते कि वोट देने से क्या होता है, क्या क्या इसमें बनता है, क्या बिगड़ता है। जब उनको जानकारी होता है कि वोट देने से सरकार नागरिक कैसे बनाया जाए बताइए। नागरिक बनाने का जिनका जिम्मा था वो खुद नहीं जिम्मेवारी निभा पाए। नागरिक आपके हिसाब से नागरिक कैसे बनाया जाए? हाँ, नागरिक बनने का कि जनतांत्रिक सरकार का, जनतंत्र का क्या माने है, जनतंत्र किस चिड़िया का नाम है और सरकार की जिम्मा क्या है।
तो ये जब उनका बोध कराया कि जनतंत्र का माने है कि सरकार जो रहती है जनता से चुनी जाती है, जनता के लिए रहती है और जनता के लिए सारी काम करती है, ये है जनतांत्रिक सरकार की जिम्मा। देखिए, जनतांत्रिक सबको यही कहा जाता है कि ये जनता का शासन है, जनता शासन लाएगी, जनता लाएगी, लेकिन जनता को अपने ही समस्या के बारे में पता ना पता हो और वो जाके किसी भी रूप में वोट देते हो, चाहे दारू के दम पे, चाहे मांस मदिरा के दम पे या पैसा के दम पे वोट कर रही है, और बाद में करे कि कोई सरकार काम नहीं करती है। काम कैसे करेगी? आपने काम का उनको बताया ना कि आपको ये काम करना है। आपने कभी वोट अपने पढ़ाई के बारे में नहीं दिया, अपने दवाई के बारे में नहीं दिया, अपने कमाई के बारे में नहीं दिया, आपने जाति के नाम पे वोट दिया, आपने बाहुबल के नाम पे वोट दिया, अब फिर बाद में कहते हैं कि हमको हमारा काम नहीं हुआ। तो यही तो मेरा कहना है कि आज भी जो जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अभी भी लोग चिंतन के क्षेत्र में जो हैं, इस किसने ऐसा किया, किसका जिम्मा था? जैसे मान लिया आपके बच्चे हैं, बच्चा अबोध है, उसका कुछ पता नहीं है, उसको आपको अब गढ़ने का आपका ये धर्म कर्तव्य बनता है कि बच्चा को स्कूल भेजना, और वो स्कूल में जो मास्टर है उनका भी धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, पिता का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, सरकार का धर्म, राजा, सबका धर्म है, सबका धर्म है। लेकिन ये सरकार का धर्म है या वो स्कूल में वो गुरु का धर्म है, यहाँ माँ और पिता का धर्म है कि बच्चा को तैयार करके वहाँ भेजे, उसका शिक्षा देने का धर्म। तो ये सरकार जो जनतांत्रिक का ये अपना धर्म नहीं निभा पाई है, इसके चलते वो नागरिक नहीं बन पाया, उसको वोटर बना के आज भी जात पात के नाम पर, चाहे दारू के नाम पर वोट ले लें या जात पात के नाम पर। अभी जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, अब बिहार के चुनाव में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। मतलब जाति जाति में बांट करके कोई पार्टी करे कि हम निषादों की पार्टी है, कोई कह रहा है कि हम यादव मुसलमानों की पार्टी है, कोई कह रहा है कि हम दलितों की पार्टी है। तो इसमें जातिवाद बिहार को की राजनीति को जितना प्रभावित कर रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है बताइए? और जातिवाद इतना बिहार में है क्यों, ये बताइए। देखिए, जातिवाद जो है ये जातिवाद बचा करके रखने का काम भी चुनाव के माध्यम से ही रखा जाता है। अच्छा। चुनावी पार्टी जो है वो जात पात के ज्यादा बचा करके रखने का प्रयास करती है, लेकिन जो सिस्टम में जो कानून बन रहा है वो कानून जात पात व धर्म पर नहीं बन रहा है। कैसे नहीं? आप जाइए, आपको अगर कोई नौकरी लेना हो जाति सर्टिफिकेट लेकर के आओ। आपको अगर कोई नौकरी लेना हो, मैं आपको, या फिर कोई टिकट लेना हो, राजनीतिक का टिकट लेना हो, जैसे फलना व्यक्ति आज मान के लिए इस क्षेत्र में समझ लीजिए कि अगर दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से कोई जो पार्टी बैठा हुआ है, फलना आदमी को दलित, मतलब फलना दलित को ही देना है वहाँ पे, कोई यहाँ पे जनरल कास्ट खड़ा नहीं हो सकता। मतलब टिकट भी देना है तो जाति के आधार पे, नौकरी देना है जाति के आधार पे, कोई भी काम करना हो जाति के आधार पे हो रहा है। मतलब कानून में ही चल रहा है सब कुछ। अब अभी जैसे नौकरी आप बिना जाति के आधार पे आप आरक्षण नहीं ले सकते, आपको जाति का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप कैसे नहीं करेंगे? कानून नहीं, कानून के अंदर जाति का नहीं ये है। तो मैं कह ही रहा हूँ कि माने जाति के आधार पर जब वोट लेना देना है इसमें चल रहा है, लेकिन एक बात और मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कानून जो पास होता है, अभी हुआ कि 44 श्रम कानून को 4 लेबर कोड में आ गया, तो क्या वो जाति धर्म पर गया है कि जो भी श्रमिक वर्ग होंगे किसी जाति धर्म के सब उससे वंचित हो जाएंगे? ये पुराना पेंशन खत्म करके नई पेंशन आया, किसी जाति धर्म के मजदूर होंगे वो वंचित हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ कहना है जाति धर्म पर वोट लेने के लिए, वोट देने के लिए सब पर चल रहा है, या जाति धर्म पर लोग अझुराल रहे, जाति धर्म पर अझुराल रहे लोग इसलिए कि वो उनका, हमहू अगर ये जात रहते तो हमको मिलता, हालांकि कितना को मिल रहा है, आप थोड़ी इससे वंचित है। उसको ये कह रहा है ये आरक्षण, लेकिन कितना को जो मिल रहा है आरक्षण के नाम पर, ये भी आप जान रहे हैं। ये केवल जानते हैं लोगों को गुमराह कर देना, लोगों के भुलावा में रखना, इससे उनका मूल चूल परिवर्तन होने नहीं रहा है किसी जाति धर्म के। मतलब आरक्षण एक लॉलीपॉप है, बस उनका से बहुत कुछ। जैसे आरक्षण में आप देखिए कि आरक्षण में भी अगर कोई खड़ा हो, जैसे अभी चुनाव आने जा रहा है तो रिजर्व सीट मिलेगा, हर जने रहेंगे, तो हरिजन में जो कुछ नहीं जान रहा है
तो उसको ले आ दिया मैदान में, हाँ। वो फोटो हो गया। हाँ। उससे काम कराने वाले जो लोग रहेगा उसी तरह के चढ़ाक लोग रहेगा। हाँ। तो नहीं, लोग कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब जाति को मोहरा बना करके, हाँ। एक समाज को मोहरा बना करके, अब पीछे कोई और बैठा हुआ बैठा हो रहता है, वो काम कराते रहता है। हाँ। इस जैसे कहने का, जब तक वो कुछ उसके पास कुछ अनुभव जब नहीं है तो फोटो रह जाएगा ना। हाँ। आप जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे। हाँ। तो आज से भी मैंने किसी भी, आप देखिए, आपको अनुभव है बच्चन जी, कि आप देखेंगे कि जैसे दलित परिवार से, हाँ। हरिजन परिवार से मुखिया है, हाँ। क्या उस इलाका में वो क्या कर दिए हैं? हाँ। अब बहुतों दिन से रह करके क्या कर दिए हैं? हाँ। क्या कर सकते हैं? वो नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए कि वो जाति के नाम पर वोट लोगों से ले लिया है। हाँ। लेकिन लेकिन वो उधार कर देगा, जाति पर नहीं ना हाँ, समस्या काम है। करने के समय में हाँ। हाँ, उनका जाति काम नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, उसमें भी अच्छा, अगर ये बताइए हमको कि अभी बिहार में चिराग पासवान दलित नेता हैं, हाँ, जीतन राम मांझी है ना, वो भी हाँ। दलित नेता है। आप अगर और ऊपर में जाएंगे, मतलब यूपी साइड में चले जाएंगे तो मायावती हैं। अभी एक भीम आर्मी के नेता अपने चंद्रशेखर हैं। मतलब बड़े बड़े नेता हैं। तो दलितों के लिए क्या काम कर रहे हैं, बताइए हमको आप। ये तो आप भी अनुभव कर रहे हैं कि क्या वो दलित के लिए कर सकते हैं? क्या वो क्या कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते अभी हैं। बिहार में हम चिराग पासवान को ले लेते हैं, बहुत चमके हुए चेहरा है और कहते हैं कि हम दलितों के सबसे, अभी मतलब बिहार में अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता हैं या दलितों के सबसे वोट के सौदागर हैं, क्या है वो? बस माने वोट लेने के लिए ही वो कहेंगे कि हम दलित के हैं, हम हरिजन के हैं, हम हरिजन के लिए करेंगे। ये सिर्फ वोट लेने के लिए। इस बात को जनता नहीं जान रही है। जनता अगर इस बात को जानती कि जो भी सिस्टम जब बन जा रहा है तो वो तो जितने भी गरीब, चाहे जिस जाति धर्म का, वो तो वंचित के वंचित रह जा रहा है। लेकिन ये दलित नाम पर जो वोट चलता है, इसमें मतलब इसको कैसे रोका जाएगा? मतलब कैसे, मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा कि तुम दलित नहीं हो, तुम भारत के नागरिक हो। हाँ, तुमको भारत के लिए काम करना है, अपने देश प्रदेश के लिए काम करना है, तुम एक दलित नहीं हो। बिल्कुल इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे? इसे आपका बात जो आ रही है, ठीक आप कर रहे हैं कि वो जो दलित कह के संबोधित किए जा रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अरे आप भी आए हैं, एक इंसान है और प्रकृति में जो भी संसाधन है किसी व्यक्ति का नहीं है, कि सामाजिक संसाधन है, सबों का। निश्चित रूप से है कि जो भी प्रकृति में आया है कुछ दिन के बाद वो चला जाता है, आना जाना लगा हुआ है। तो जब तक वो रहे तब तक उसको भी प्रकृति में जो भी संसाधन है उसका अधिकार उपभोग करने का मिले ही। यही है मौलिक बात। वो क्यों वंचित है कि हम दलित हैं? लेकिन आप ही के बिहार के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो जितना ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा हिस्सा। इसको आप कैसे समझते हैं? जाति के नाम पे ही तो कह रहे हैं कि बांटो। जाति के नाम पर अगर यादव की संख्या ज्यादा है तो यादव को ज्यादा दो, उसके नीचे जिसके जो संख्या है उसको ज्यादा दो। मतलब संख्या के हिसाब से करके संख्या के हिसाब से बांट दो। तो संख्या के हिसाब से बांटना समाज को विभाजित करेगा कि एक करेगा? ना वो तो जाति के नाम पर बांटना चाहिए रहे हैं, वो तो जाति के नाम पर बांटना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी तो कह रहा है कि हम दलितों के मसीहा हैं। कहने के लिए, कहने से कहाँ कमी रहेगा? हाँ। कहने के लिए तो कहेंगे ही। हाँ। कि लेकिन हम दलित हम क्या बोल रहे हैं कि तो, लेकिन इस जो लोक लुभावन जो बातें बोलते हैं वो लोग कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतने जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इससे लोग प्रभावित ना हो, उससे कैसे रोका जाए इस बात को? लोगों को कैसे समझाया जाए कि नहीं ये तुम्हारे हक की बात नहीं, अपने हक की बात कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इस बात को समझाया जाए लोगों को? जैसे वो जो कह रहे हैं कि जितने माने उनका कहना है जो ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा है उनका मिले, जो कम है उनको कम मिले। लेकिन यहाँ मूल बात ये है कि अगर गरीब किसी भी जाति में, किसी जाति में जो गरीब है वो वंचित हो जाते हैं। वो भले दिखा रहे हैं कि जाति ज्यादा है तो जाति को, लेकिन जिस जाति में भी जो गरीब हैं, जात से अगर गरीब, अगर किसी जाति जैसे राजपूत धनी है, राजपूत गरीब है, तो गरीब राजपूत और गरीब धनी राजपूत कभी भी दोनों में समानता नहीं है। अगर वो पासवान है, एक धनी है, गरीब है, दोनों में समानता नहीं है। भाई है, दो माता पिता का एक संतान, दो संतान है, और दोनों में अगर
असमानता है धन को लेकर के, वो दोनों में तालमेल नहीं है। हाँ। तो जाति अगर मूल रूप से देखना चाहते हैं तो जाति दो ही है, एक गरीब और एक अमीर, ये दोनों में कभी तालमेल। लेकिन अपने यहाँ जो व्यवस्था है, हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और उसी को जाति आधारित, जो आप कह रहे हैं कि दो ही गरीब है, दो ही लोग हैं यहाँ पे जाति, अमीर गरीब, लेकिन यहाँ तो अनेकों तरह के जाति हैं और अनेकों तरह के उनको योजनाओं की तरह है ना में लपेटा जा रहा है लपेटा, हाँ। कि आप ये जाते हैं तो ये योजना आपके लिए है, आप ये जाति के तो ये योजना आपके लिए है, तो उसको कैसे रोकिएगा फिर आप? आपको कहने का, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हर वर्ग में गरीब है अमीर है, तो गरीबों के लिए पॉलिसी और अमीरों के लिए पॉलिसी अगर सिर्फ बनाएंगे इसे, तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो आरक्षण को खत्म करने की बात किया जा रहा है, गरीब अमीर नहीं होता है, एक जाति में, जाति विशेष में ही ज्यादा गरीब होते हैं, या जाति विशेष को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इसको फिर कैसे, फिर तो आरक्षण की लड़ाई शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी के लिए तो आरक्षण ही बचा कर रखा है। मैं कह रहा हूँ कि सबों का इंतजाम हो, माने सबों का इंतजाम हो। जैसे आप दिल्ली, मनुष्य की जरूरत क्या है? 5 उनका आवश्यकता मौलिक है। उनका चाहिए घर, उनका चाहिए भोजन, उनका चाहिए वस्त्र, उनका चाहिए शिक्षा, उनका चाहिए दवा, यही है मौलिक। अगर ये इंतजाम सरकार की तरफ से सबों का रहे, सबों का पढ़ने का इंतजाम हो, सबों का दवा का इंतजाम हो, सबों का घर का इंतजाम हो, ये सब रहे ही, तब फिर उन लोगों के क्या जरूरत है कि ये जाति या वो जाति या हम आरक्षण ही का। लेकिन ये तो नहीं है। इसी के चलते है कि आरक्षण के नाम पर, आरक्षण में जो कह रहे हैं, हरिजन में भी अगर जैसे रामविलास पासवान के, वो हरिजन में आएंगे। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अभी एक मामूली सा कोई चिराग पासवान एक टाइटल है। हाँ, टाइटल है, दलित में आते हैं। हाँ। अब एक मामूली सा पासवान जिसके रहने का छोटा सा घर हो, हाँ, उसके घर कोई जनरल कास्ट का आदमी जाएगा तो थोड़ा दूसरे तरह के भावना से जाएगा, लेकिन वही चिराग पासवान के यहाँ जाएगा तो एक उच्च तरह के भावना लेकर के जाएगा कि हम चिराग पासवान के घर जा रहे हैं। लेकिन सामने एक जो दलित पासवान है, उसके क्या है, जा रहे हैं उसके घर। तो ये जो मेंटलिटी है, मेंटलिटी, उसको मतलब जो समाज में मतलब जाति के आधार पर जो बातें चलती है, या जाति में बांट करके जो राजनीति करने की जो कोशिश हो रहा है, तो इस सबको कैसे मतलब बिहार की जाति को कैसे खत्म किया जाएगा, ये बताइए हमको टोटली। माने खत्म करने का तो इसी तरह की है, जब चिंतन विचार लेके जाए उनके पास बताने। जैसे आप चुनाव के समय में भी, चुनाव के समय हम भी जाते हैं चुनाव में, मैं भी जाकर के बताता हूँ कि चुनाव ना तो शुरू हुआ है ना चुनावी अंत है। आप चुने भी हैं, फिर चुनेंगे भी, लेकिन चुनाव से अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है, वो चाहे किसी जाति धर्म के लोग चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के परिवार जो वंचित, वो व्यक्तिगत कुछ हो जा रहा है जो चुने जा रहे हैं, लेकिन उनके जो सगे संबंधी, उनके जो परिवार, वो वंचित के वंचित रह रहा है। इसलिए अगर मतलब ये हम जाना था कि जाति आधारित व्यवस्था जो चल रहा है अभी, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मान के चलिए समाज में अगर बदलाव लाना हो, लोगों को बताना हो कि नहीं, जात पात को लेकर के नहीं, हम किसी और मुद्दे पर हमें वोटिंग करना चाहिए, तो वो कौन सा मुद्दा होना चाहिए? वो मुद्दा होना चाहिए कि हम वोट देने का मेरा अगर अधिकार है, तो मेरा ये अधिकार भी है कि हमको शिक्षा का इंतजाम चाहिए, हमको स्वास्थ्य का इंतजाम चाहिए, हमको रोजी रोजी का इंतजाम चाहिए, हमको कपड़ा का इंतजाम चाहिए, भोजन की सारा इंतजाम हमको चाहिए। ये सरकार की जिम्मा है। जो नेता कह रहे हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको जाति के हिसाब से हिस्सा देंगे, वैसे नेताओं को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? माने उस जाति के आधार पर दे देंगे, क्या हो जाएगा? जाति में कोई एगो जाति गरीब है कि सारी जाति में लोग हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम आपको जाति के हिसाब से दे देंगे, आपको वो तो कहेंगे, लेकिन अगर इधर उनके चिंतन विचार की किसी भी जाति में, किसी धर्म में लोग गरीब तो हैं और वंचित हो रहे हैं, और उन्हीं की जाति है, उन्हीं की धर्म लोग वाले उनको वंचित कर रहे हैं। उन्हीं की जाति हो और उन्हीं की धर्म मानने वाले और उनको वंचित कर रहे हैं, तो वो कैसे उनको मुक्ति दिला देंगे? वो तो नहीं दिला सकते। तो कुल मिला के जो जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिर्फ लोग लुभावन है, बस बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए अब समझते हैं अपने देश के जो या प्रदेश के जो नेता हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने जो नीतीश कुमार।
उनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? कैसे नेता है और किस तरह से काम कर रहे हैं वो? देखिए शॉर्ट में बताइएगा जरा। मैंने वो जो है बहुत से बात हो गई है, करीब करीब बात आ गई है कि चाहे किसी भी रहे, जैसे अभी नीतीश कुमार हमारे हैं, हाँ। अगर जाति धर्म पर इनको जोड़ करके चलेंगे, जैसे जाति धर्म पर है, हाँ। तो ये तो राजपूत ब्राह्मण से नहीं आ रहे हैं, हाँ। ये भी है, हम्म। ये आ रहा है बैकवर्ड से, हाँ। ये भी बात है। हम्म। लेकिन इतना दिन में कौन सा ऐसी, अगर जातीय के नाम पर कौन सा ऐसा पॉलिसी लाए है कि इस जाति से आते हैं, जिसे कौन सा ऐसी पॉलिसी लाए हैं उनको जो उस जाति धर्म में गरीब लोग हैं उनका कुछ प्रगति हो गया है? उनके 17 साल के कार्यकाल को अब कैसे देख रहे हैं? वही तो मैं देख रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में इतना दिन में किसी क्षेत्र में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, चाहे रोजी रोजगार का क्षेत्र हो या शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या जिस जाति धर्म से वो आ रहे हैं, वो अगर जाति के नाम पर ही वोटे के लिए वो जाति वाले को गरीब जो है परिवार में। एक चीज और नीतीश कुमार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति को, बिहार की राजनीति को अस्थिर करके रखे हैं, उससे बिहार की राजनीति में एक बदलाव, अच्छा बदलाव हुआ है या बुरा बदलाव हुआ है? देख लीजिए, कुछ लोग, यही तो पहले मैं कह रहा हूँ कि समाज बटा हुआ है दो हिस्सा में, अधिसंख्य लोगों के लिए ठीक नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए तो ठीक हुआ ही है। नहीं, उस बात पे हम नहीं जा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऊपर कभी पलटी मार के विपक्ष के साथ चले जाते हैं, कभी पलटी मार के पक्ष में आ जाते हैं। हाँ। तो इसमें बिहार की राजनीति में जो लोग कहते हैं ना कि बिहार एक विश्वास बढ़ा है बिहार के राजनीति या नेताओं पे या घटा है? देखिए, वो तो कोई भी जब आएंगे उनको केवल सत्ता का सुख लेना है और देखेंगे कि उनके साथ चल जाने के बाद हमको ये बच जाएगा, तो वो कबो और किसी ने भी, यही नहीं केवल इन्हीं के साथ नहीं, और को भी आप इतिहास उठा के दिखाएंगे। नहीं, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन बिहार के भी इनको भी देखेंगे, एक बारी कहे थे और जिस ये पार्टी में चले गए वहां से हुआ था कि आने के लिए इनका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, ये भी हुआ था। अभी कभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन जरूरत हुआ चले गए। माने जब चाहेंगे दरवाजा खुल जाएगा, जब जुबान से बंद हो जाएगा जुबान से खुल जाएगा। बिहार की राजनीति और राजनेता विश्वास के लायक नहीं है एकदम। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति यही है कि कैसे लोगों की आंख में धूल झोंक करके मैं सत्ता में सिर्फ बना हुआ रहूं, यही है। अब इससे आम या माम मेहनत कसों के कुछ मिलने नहीं। चलिए, अब विपक्ष के हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? वो विपक्ष तो यही है कि अगर नीतीश कुमार न रहे तो हम रहे। विपक्ष में उपक्ष यही इतना है कि केवल सत्ता को लेकर के, सत्ता के अगर विपक्ष में है तो आग उगलेंगे उनके प्रति, बहुत अनाप शनाप बोलेंगे, लेकिन वो जब जाएंगे तो दोनों तालमेल में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, केवल सत्ता का ही है। सत्ता का है। हाँ, सत्ता के लिए ये अभी उगिल रहे उन पर आग। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि एक यंग चेहरा है और राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ है, आप क्या समझते हैं? मैंने कौन सी राजनीति, जो राजनीति वो कर रहे हैं वही राजनीति ना, वही राजनीति नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हम सबको चलाएंगे। माने वो जाति के आधार पर जनतंत्र नहीं, अब जाति तंत्र चलाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जनतंत्र लोगों ने लाया था, ये जाति तंत्र लाया था। वो तो कह तो रहे हैं कि भाई हम जाति के आधार पर सबको बांट के ये तो लोगों को बेवकूफ न बना रहे हैं, और जाति कह न रहे हैं, तो वो जादू है तो जादू के क्या कर लेंगे। लेकिन हम बिहार में अगर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि बिहार को कहाँ तक लेके जाएंगे? जाति पाति के बढ़ावा भले दे सकते हैं, केवल बढ़ावा दे सकते हैं, उनको आर्थिक सुधार नहीं कर सकते हैं वो ना। हमको ये अनुभव है। जो राजनीति वर्तमान में चल रही है केवल यही मुख्य मुद्दा से हटा करके जात पर ले जाओ, धर्म पर, इसीलिए कखन मुख्य मुद्दा पर कौन आ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी होवे या नीतीश कुमार हो, कभी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हम ही जाति को कर देंगे, हम ही जाति, अरे मूल है उसको ये जो है कि उसका मौलिक अधिकार है, उसका शिक्षा का इंतजाम, उसका स्वास्थ्य का इंतजाम, रोजी रोजगार का इंतजाम, इसके पर कोई मुद्दा पर बात हो रही है? आपको जैसे अभी मान के चलिए एक और हमारे बिहार के युवा चेहरा है और दलित चेहरा है चिराग पासवान, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने वो दोसर को चिराग पासवान न पासवान कह न रहे हैं, लेकिन वो क्या कर लेंगे, वो भी तो रहे, उनके पिताजी कुछ नहीं रहे थे। चिराग पासवान के पिताजी, अच्छा, वो भी रहे हुए थे। तो क्या कर दिए थे, वो तो रहे हुए थे। इसलिए ये
देखिए आपसे मेरा यही है निवेदन कि जो भी है ये चुनाव की जो राजनीति है सिर्फ लोगों के आंख में धूल झोंकने का, कभी भी आम आवाम जो है वो वंचित के वंचित रहेंगे, चुनाव से उनकी मुक्ति नहीं मिलेगा। बिहार के लोगों का भविष्य, हाँ, बिहार के किस नेता में आप देखते रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव में चाहे जो भी आप नाम धर रहे हैं, चिराग के धरे, उधर तेजस्वी के, वर्तमान में नीतीश जी है, ये हैं, ये जितने भी आ रहे हैं, तो अभी जो विपक्ष में हैं वो जब पक्ष में चले जाएंगे, सत्ता में चले जाएंगे, तो देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि राजनीति और राज सत्ता दोनों जो चीज है, ये व्यक्ति न बदल जाएंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन सिस्टम जब वही रहेगा तो ये कह भी रहे हैं कि हम जाति को सुधार देंगे, तो जाति के आधार पर समस्या नहीं है, समस्या है मेन रूप से कि जितने भी जो गरीब मजदूर किसान हैं, समस्या उनके साथ है। तो ये उनका पर बात का नहीं ला रहे हैं कि हम किसानों के लिए क्या वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार का आखिर किसी न किसी को तो चुनना है, वो तो चुनेंगे जाएंगे। अगर तो चुनना है तो इनमें से आपको कौन लगता है, कौन ऐसा नेता है बिहार का जो बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है? देखिए अगर वो हम फिर वही बात कर रहे हैं कि चुनाए तो जाएंगे जरूर, कोई नहीं कोई चुन के आएंगे, कोई तो बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसे थोड़े रहेंगे खाली रहेंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो निश्चित रूप से है कि जो पहले से होते आया है वही होता रहे, वही होता होगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपको बिहार को अगर बदलना है तो बिहार के सिस्टम को बदलना होगा। अब बिहार के अब उसको बदलने के लिए कि कोई भी आए, जब तक जन आंदोलन का निर्माण जनता नहीं करेगी, जन आंदोलन के माध्यम से अपना वो अधिकार को लेने का काम करेगी, जैसे किन्हीं की सरकार है, जैसे अभी लगातार जो चल रहा है, रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए कि चल रहा है ना, सत्र चल रहा है ना, तो ये लगातार चल रहा है, लोग अपने अपने सवाल को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ये कान में तेल डाले हुए हैं, सब से जा रहे हैं, रोज आप देखिएगा पटना में, कल हम लोग भी जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी लोग समझ रहे हैं कि सत्र चल रहा है तो हम इनको दबाव देंगे, इनका सामने चुनाव है, हो सकता है उसमें जैसे आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप टीचर के आंदोलन हो। चलिए एक और शॉर्ट में आते हैं हम लोग। अब बिहार के तो नेताओं के बारे में बता दिए कि कोई भी आएगा, सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा काम नहीं होगा, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर में कि देश व्यापी अगर देखा जाए तो देश व्यापी में आपको कौन सा ऐसा नेता लग रहा है जो देश चलाने लायक है? अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, तो मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी तो अभी जितना सटीक बैठ रहे हैं भारतवर्ष के पूंजीपति लोगों के लिए, उतना अभी प्रधानमंत्री सटीक। हालांकि ये बात है कि कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, वो भी बहुत हद तक चलाई थी, लेकिन अभी सटीक यही बैठ रहे हैं कि कैसे आंख में धूल झोंक सकते हैं जनता को, ये अभी इनके पास ही चल रहा है। इसलिए अभी सटीक ही बैठ, इसलिए कि ये अभी फांसीवाद ला रहे हैं। फांसीवाद का मानी जान लीजिए, फांसीवाद क्या है? जैसे फांसीवाद है ये कि माने विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों को मिश्रित ही करना चाह रहे हैं चिंतन के क्षेत्र में। अच्छा, अभी जो ये कर रहे हैं कि पुरानी सनातन क्या कह रहे हैं? लेकिन आप जो कह रहे हैं शिक्षा में संस्कार लाने की बात, तो शिक्षा में संस्कार आएगा कैसे? कहीं ना कहीं से तो हमको संस्कार उठाना होगा। साइलेंट कर दीजिए। शिक्षा में संस्कार लाने की जो बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में संस्कार लाने के लिए कहीं ना कहीं से हमें तो अच्छी बातें उठानी होगी। तो शिक्षा में जो वैज्ञानिक शिक्षा हो, क्या ये शिक्षा वैज्ञानिक गड़बड़ है? वैज्ञानिक शिक्षा थोड़ा विज्ञान थोड़ा कहता है कि आपके मन में क्या चलेगा। विज्ञान में जैसे आप मान के चलिए, आप क्या कर सकते हैं, खूब से खूब अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा सोच कैसे सकते हैं उसके बारे में विज्ञान कैसे काम करेगा? तब विज्ञान के बारे में पहले हम लोग समझ लें कि विज्ञान किसको कहा जाता है। विज्ञान जो निरीक्षण परीक्षण के द्वारा जो श्रृंखलाबद्ध जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहा जाता है विज्ञान। जैसे अभी आंख से देखने में, कान से सुनने में जो भी लगे, लेकिन ये प्रमाणित है कि विश्व ब्रह्मांड में, प्रकृति में रात दिन जो हो रहा है पृथ्वी को चलने से हो रहा है।
लेकिन ये देखने में नहीं लग रहा ऐसा, देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कैसे प्रमाणित हुआ? ये विज्ञान के द्वारा हो। चलिए उसके बाद हम लोग कभी बात कर लेंगे विज्ञान पे भी। लेकिन अभी जैसे अभी हमने मोदी जी का नाम लिया तो आपने बोल दिया कि ये पूंजीपतियों को सिर्फ देख रहे हैं, गरीबों को नहीं देख रहे हैं, है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाणित बात है कि कौन आप सी। कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, आपके यहाँ जो ये शौचालय योजना चल रहा है वो सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ा है, गरीबों के लिए है। आपके यहाँ जो ये सिलेंडर योजना चला वो सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ा है, गरीबों के लिए भी है। आपके यहाँ जो आयुष्मान योजना है वो सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ा है, गरीबों के लिए भी है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ वो सिर्फ पूंजीवादियों के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं? ये सब देख जोड़ने में लगेगा कि सब ठीक है कि, लेकिन जैसे जब वो लागू हो रहा है, जब लागू हो रहा है वहां से सब ठीक है, लेकिन लागू हो रहा है तो धरातल पर आप देखिए कि आप चले जाइए कि जैसे आप कहें कि बन रहा है शौचालय, उसमें भी आप देखिए कि जिस तरह से जो बन रहा है शौचालय जो बन रहा है वो कितना इस्तेमाल करने योग्य है और उसका लिए प्रक्रिया कितना करना पड़ रहा है। तो सरकार एक सहयोग दे रही है ना। अब सरकार, अब आपको अगर मान लीजिए 12,500 रुपया देती है तो सरकार थोड़ा करे कि 12,500 में टॉयलेट आपका बन ही जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक सहयोग करे कि आपको अगर टॉयलेट बना रहे तो 12,500 रुपया मेरे तरफ से ले लो। ये आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सरकार को जो जिम्मा है यही नहीं है। यही तो जानने की बात है सर, कि सरकार के जिम्मा है पूरी तरह से उसको पूरा बदन को तोप देना, जैसे सीख से लेकर के नक तक। आप तो कह रहे हैं कि पूरा खाना पीना हगना सब फ्री हो जाए। तब देखिए जब ये जनतंत्र आया, इस पर मेरा कहना है कि जब ये जनतंत्र का ये जिम्मा है, जब सरकार आई, लेकिन जनता का कोई जिम्मा नहीं है, सिर्फ सरकार करे। जनता का कोई जिम्मा नहीं है, सरकार को जनता चुन रही है और सरकार की जिम्मा है जनता से काम कराना। सरकार को जिम्मा है जनता से काम कराना और जनता को उस स्तर पर ले जाना कि वो जिम्मेवारी लायक बने। जैसे आपका जिम्मेवारी जोग जब कोई बनाएगा, जैसे आपके बच्चे हैं, तो जब तक वो जिम्मेवारी जोग नहीं बनता है तब तक अगर धर्म है उसका जिम्मेवारी जोग नहीं जाना। चलिए आगे अगली बात, जैसे बिहार के विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, उसी तरह देश के विपक्ष में राहुल गांधी हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? चाहे राहुल गांधी में आप कितना राजनीति देखते हैं और कितना उनके अंदर क्षमता देखते हैं, वो बताइए हमको। देश चलाने की क्षमता उनके अंदर कितना है, या किस तरह के नेता है? माने नेता चाहे राहुल गांधी होवे या नरेंद्र मोदी रहे, व्यक्ति में कुछ अलग अलग, नाम में अलग अलग है, पार्टी भी अलग है, ये बीजेपी है वो कांग्रेस है, लेकिन राजनीति जो है वो दोनों की एक ही है। राजनीति में कोई अंतर नहीं है। तो वो भी आवे तो भी, या भी वर्तमान में ही है तो भी, उसमें आम जनता की बहुत कुछ मिल जाने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य बन जाएंगे तो भी, नहीं है तो भी, कोई भी बने, वो मैं कह रहा हूँ। पहले तो इससे लगा कि नहीं यही बनने वाले हैं, लेकिन वो बनियो जाएंगे। तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के सरकार भारतवर्ष में सब दिन ज्यादा रही हुई है, लेकिन उतना दिन में आपका ये अनुभव है कि कौन सी ऐसा पॉलिसी लाई है किसी की सरकार भी जो आम जनता, मेहनत कशों को, मजदूर किसानों के, उनके हित में कोई पॉलिसी अगर आई हो तो आप थोड़ा सा इतिहास। एक और बात है कि जैसे देश भर के जितने भी राज्य हैं उनके अपने अपने मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों में सबसे भी ज़्यादा चर्चा में है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? मन चर्चा करने के लिए तो करेंगे ही कि सबसे है, लेकिन वो यूपी जो हो रहा है वहाँ, क्या आप भी नहीं जानते हैं? चर्चा में तो है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है उनके राज में, उनके काम से आपको लगता है कि जिस तरह से मीडिया में बातें आती है, उससे आप उनके काम से आपको क्या लगता है कि मतलब उनके काम को आगे और मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर वो करेंगे भी तो वहाँ जो करके दिखा रहे हैं अपने राज में, वहाँ जो प्रगति है या वहाँ जो हो रहा है, वहाँ जो लोग पहले से जो वंचित हैं, क्या उनके लिए भी बहुत कुछ हुआ है, कर किए हैं वो? अब वो तो वहाँ के मीडिया की रिपोर्ट नहीं, आपको सब मीडिया की रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो इसलिए ये सब दिखावा होता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसी तरह का हथकंडा और मुख्यमंत्री को अपनाया जाए, जिस तरह से कानून का व्यवस्था वहाँ पे, जिस तरह से वहाँ पे कानून का व्यवस्था था, लूट, हत्या, अपहरण, 50 तरह की मतलब जो आपराधिक घटनाएं होती है, उसमें बहुत तरह से कमी आया है और अपराधियों के ऊपर बहुत कार्रवाई हुआ है वहाँ पे, वो तो देखने का चीज है। लेकिन ये भी आप देखे होंगे
कि अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए एक समय ही था कि अपराधी को बचाने के लिए ऐसा नहीं होता था, उसको सजा देने के लिए सिस्टम लगता था। लेकिन वर्तमान में जो अभी सरकारें चल रही है, वर्तमान में वो अपराधी को बचा लेने के लिए एकदम सारा सिस्टम लग जा रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं? आप मुख्तार अंसारी देख लीजिए, आप अतीक अहमद देख लीजिए, आप और भी जितने बड़े बड़े वहाँ पे खूंखार लोग थे, बाहुबली लोग थे, सब के सब शांत हो गए। तो आप कैसे कर सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री मतलब किसी अपराधी को बचा रहे हैं? लेकिन उसके और को नहीं जानते हैं आप, जो कि नाम धारे विकास दुबे। विकास दुबे का नाम सुने होंगे, जिसने वहाँ के पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था, आज मिट्टी में मिल गया। अरे किसान पर जो गाड़ी दौड़ा दिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुआ है, ऐसा थोड़ा कि कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हुआ उसके ऊपर तो कार्रवाई हुआ ना। साथ कहाँ हुआ सर? इतना किसान कहते रह गए, उनको इस्तीफा देने के लिए हुआ है आज तक देखे सुने? किसको इस्तीफा? अरे गृह मंत्री के लड़का ना वो थे, जो किसान पर आंदोलन पर, ये हम लोग फिल्म में देखते थे और वो देखे कि सचमुच गाड़ी रौंद दिया और उनका माने ओहू थे, तो उनको बचाने में पूरा सिस्टम लगा। अच्छा ये बताइए कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए कि नहीं चाहिए? हम कहें कि हम ही मुख्यमंत्री चुन देंगे ऐसा थोड़ी है, लेकिन अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्या कर देंगे वो? कानून व्यवस्था, माने वही तो कह रहे हैं, कानून व्यवस्था मतलब कानून का डर उन्होंने हर अपराधी के मन में मतलब है ना डाल दिया कि नहीं, कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम इस धरती पर रहने लायक नहीं हो। मैंने देखिए, एक तो है कि बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह के बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से आपको योगी वाला मॉडल यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था में वास्तव में चाहिए कि जो अपराधी है उसको जांच परख करके उसको सजा तो मिलनी चाहिए, नहीं। लेकिन ये भी बात है कि वो अपराधी पैदा कैसे हुआ, पैदा ना हो इसके लिए भी अगर कानून नहीं, उसके लिए काम हो। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई वहाँ पे एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रहा है वहाँ पे यूपी में, हमारे यहाँ सिस्टम में क्या है, आज केस होगा है ना, 2 महीने के बाद सुनवाई होगा, 3 महीने के बाद फैसला आएगा और केस सालों साल लटकता चला जाएगा, उसका फैसला आना नहीं है। जो बड़े लोग हैं, बड़े अपराधी हैं, उनका फैसला आता नहीं आता है। तो उसमें सुधार कैसे होगा? जब जिसको सुधार करना है, न्यायपालिका को सुधार करना है, न्यायपालिका को सजा देना है, न्यायपालिका आराम से सोई हुई है, तो जो वर्तमान में जो मान लीजिए अभी बिहार में किसी तरह का कांड होता है तो न्यायपालिका पर दोष नहीं दिया जाता है, दिया जाता है सीधे मुखिया पर कि आपके बिहार में इस तरह का कांड हो रहा है। तो अगर बिहार के मुखिया जैसे यूपी के मुखिया ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देते हैं, न्यायपालिका बाद में करेगी, हम पहले कर देते हैं, वैसे अगर यहाँ कार्रवाई हो तो वहाँ जैसे कार्रवाई हो रहा है, लोगों के मन में डर बन गया कानून का, उसी तरह से अगर यहाँ भी अगर कार्रवाई हो तो यहाँ भी कानून का डर बन सकता है लोगों के अंदर। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि कानून का राज है, लेकिन कानून का राज पालन कराने के लिए कोई चाहिए, पालन कराने के लिए यही तो जरूरी है कि वो कानून, जैसे एक थाना में यहाँ का दबंग आदमी गया, प्रभावकारी आदमी गया, एक थाना में आप गए, हालांकि आप वास्तव में अपराधी नहीं है, आपको भाई भाई में कोई विवाद हुआ है और वो वास्तव में अपराधी, वो जब जाएंगे तो उनको कुर्सी मिल जाएगी, दरोगा जी उनकी इज्जत करेंगे, और आप वास्तव में समस्या लेके गए हैं, समझेगी नहीं, और वही समस्या लादे भी है, उनको कुर्सी मिलेगी और आपको उल्टी डपट के बोलेंगे, तो कानून के ना है। तो कानून का देखिए पालन, जैसे अब एक समस्या शुरू होता है तो हम कहाँ जाते हैं? थाना में जाते हैं। थाना से हमारा बात बढ़ता है तो न्यायपालिका तक जाती है। तो थाना और न्यायपालिका ये दोनों ही आराम से बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री भी आराम से बैठ जाए उसके भरोसे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है, सब कुछ न्यायपालिका और अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया, तुमको जो करना सो करो। समस्या में गरीब है कि अमीर है उससे लेना देना नहीं है, तुम लोग जो करना कर लो। लेकिन यूपी में क्या चल रहा है, समस्या अगर आया तो उसका समाधान मुख्यमंत्री भी कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है बुलडोजर चला दो, अगर इसने अपराध किया तो बुलडोजर चला दो। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। तो बुलडोजर चला दो, तो बुलडोजर चलाने लायक है कि नहीं है, इसको भी तो होना चाहिए ना। अतीक अहमद के बारे में सुने कि नहीं? सुने हैं ना। मुख्तार अंसारी के बारे में सुने होंगे। तो मतलब क्या लग रहा है कि आपको अपराधी, अगर कानून अपराधी अगर उनको साबित नहीं भी कर पाया है तो अपराधी थे कि नहीं थे वो? वहाँ तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन मैं भी एक बात कहा कि किसान अपने जो पूरा दुनिया को पेट भर रहा है, ये अपने सवाल को लेकर के गए थे। किसान पे भी हम लोग कभी बात कर लेंगे। किसान क्योंकि तो भाई उनको जो चढ़ा दिए गाड़ी
और वो खुद सत्ता में थे, गृह मंत्री थे वो, हाँ। और उन्हीं का बेटा ये किया, और इतना लोगों ने किया, लेकिन उनको बचा लिया गया। इस मैं कह रहा हूँ वो भी तो थे ना। इसलिए कुछ ऐसे है कि जब ये तो कहिए रहे हैं हिंदू मुसलमान बराबर चल रहा है। देखिए, समस्या हिंदू मुसलमान पर नहीं है, हाँ। समस्या जाति पर नहीं है, हाँ। समस्या धर्म पर नहीं है। हाँ। इसलिए इसको तो पहले दिमाग बात रखनी होगी। धर्म, आइए है अच्छा ठीक है, धर्म की बात जैसे आप बोल रहे हैं, तो धर्म में हिंदू मुसलमान नहीं है ना, वो धर्म में हिंदू मुसलमान कह रहा है, हाँ। लेकिन समस्या में हिंदू मुसलमान नहीं। गरीब अगर हिंदू में है, हाँ। गरीब मुसलमान में, वो वंचित है, मुसलमान को वंचित करेगा। अभी बांग्लादेश से पूरा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं आखिर, और आकर के हिंदू मुसलमान का जो आज बंगाल में देख रहे खेल हो रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई रोल नहीं है। अगर ये कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे जो बना करके रखा जा रहा है कि बना के कौन रख रहा है आखिर? बॉर्डर व्यवस्था, हाँ। व्यवस्था हाँ। ये बना करके रखने के लिए जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं का ही है। उन्होंने इस बना करके रखे हुए कि ऐसा ही चलता रहे। एक तरफ मुख्यमंत्री अति ममता बनर्जी हैं, हाँ। और एक तरफ मुख्यमंत्री हाँ। योगी आदित्यनाथ हैं। एक वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात है, और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। किसके बात में सच्चाई है? ममता बनर्जी सही बोल रही है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि इंसान है। अरे इंसान है तो कहने के मतलब आप जिस क्षेत्र में है, हिंदू मुसलमान कहाँ से बन के आया? हिंदू मुसलमान किसने बनाया है? अगर वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं हम आपको यहाँ से भगाएंगे, आप घुसपैठ करके हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, वहाँ एंगल आज दिया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान नहीं, ये तो मुसलमान देकर के इसको भगाया जा रहा है। तो वहाँ हिंदू मुसलमान तो है ना? हिंदू मुसलमान ही बना के रखा है, लेकिन सवाल हिंदू मुसलमान पर नहीं है। ये तो चाहिए रहे हिंदू मुसलमान, लेकिन सवाल हिंदू मुसलमान पर नहीं है। सवाल है किसी भी जाति धर्म में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो वंचित हो रहे हैं। वो जाति धर्म पर नहीं है, ये जाति धर्म पर दिखावा है केवल। चलिए हम लोग बात को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अभी जो हम लोग रहने वाले बिहार के हैं, और हमें बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमें किस पार्टी को और किस तरह से किस सोच के साथ हमें वोटिंग में जाना चाहिए, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद बात को समाप्त करते हैं। अभी बिहार में जस्ट नवंबर में चुनाव होगा, तो आखिर हम जनता को क्या कहें, कैसे समझाएं कि हमको एक अच्छी सरकार चुननी है? कैसे बताएं उनको, क्या बताएं उनको? इस पर मेरा ही कहना है कि मैं जनता के बीच जाऊं और जनता को इस बात में बताऊं कि आप वोट सिर्फ देने का अधिकार नहीं है, आपका कर्तव्य है कि जिस मैं सरकार को चुन रहा हूं, वो सरकार की जिम्मेवारी क्या है। अगर वो सरकार जिम्मेवारी नहीं निभा रही है, तो मेरा कर्तव्य, मेरा ही धर्म है कि मैं भी संगठित हो करके और सरकार से वो काम कराऊं कि आपका जिम्मा है काम करने का, मेरा चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, इसका इंतजाम करने का आपका जिम्मा है। आप अगर नहीं करेंगे तो हम ये नहीं चलने देंगे, और उसके लिए एकमात्र रास्ता है वो है जन आंदोलन का रास्ता। ये मेरा कहना है इस पर। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अब फिर अगली बार फिर मिलेंगे इनसे, और बातें और लंबी होगी। कभी यहाँ के बिहार के जो सबसे टॉप मुद्दा है जाति, और उस पर भी बात करेंगे। फिर यहाँ के टॉप और मुद्दा है जो राजनीतिक पलटीमार है, उस पर भी बात करेंगे, और तरह तरह के मुद्दे पर बात करेंगे जो बिहार के चुनाव को प्रभावित करता है। ऐसे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, और मिलेंगे अगले बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार।